हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए रिकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपसे पूछा गया था कि स्वास्थ्य और देखभाल पर्यटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका तात्पर्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार यात्रा करने से है। भारत में अधिकांश चिकित्सा पर्यटक पूर्वी यूरोपीय देशों से आते हैं। और तीसरा कथन, देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना शुरू की थी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए यानी केवल एक। दूसरा सवाल, भारत में विदेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 26 या फिर अनुच्छेद 29। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी यानी केवल 2 और 3। तीसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत हर साल 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है। दूसरा कथन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 का विषय फेयर डिजिटल फाइनेंस है। तीसरा कथन, उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 की प्रकृति सलाहकार होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी यानी केवल 2। चौथा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 के बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा की गई थी। दूसरा कथन, बिम्स्टेक के सभी सदस्य सार्क का भी हिस्सा हैं। आपको बताना था कि कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए यानी केवल 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी एनएफआरए एक सांविधिक निकाय है। एनएफआरए लेखा परीक्षा संबंधी मानकों को लागू करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक है। और तीसरा कथन, एनएफआरए सभी सूचीबद्ध कंपनियों और गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की जांच कर सकता है। बताना था कि कौन सा या कौन से कथन सही है। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी यानी केवल 2। छठा प्रश्न, सेमीकंडक्टरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केवल सिलिकॉन से ही बनाए जा सकते हैं। और दूसरा कथन, इनकी उत्पत्ति का इतिहास 1874 में रेक्टिफायर यानी एसीडीसी कन्वर्टर के आविष्कार में देखा जा सकता है। पूछा गया था कि कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। सही जवाब था इसका ऑप्शन बी यानी केवल 2। सातवां सवाल, बैलिस्टिक मिसाइल समझौते के उड़ान परीक्षण की पूर्व अधिसूचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच 2005 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत परीक्षण करने वाले देश को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रक्षेपण स्थल अंतर्राष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा के 75 किलोमीटर के भीतर नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए यानी केवल 1। आठवां सवाल, भविष्य का संग्रहालय यानी द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जो हाल ही में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस या फिर इटली? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए यानी संयुक्त अरब अमीरात। नौवां प्रश्न, नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी एसआरएस 2019 की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड 3 सबसे युवा राज्य थे, जबकि केरल और तमिलनाडु सबसे वृद्ध राज्य थे। केरल ने सबसे अधिक बालिका जन्म की जानकारी दी, जबकि उत्तराखंड ने सबसे कम बालिका जन्म की जानकारी दी। बताना था कि कौन से कथन सही है या सही है। इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था, यानी दोनों ही कथन सही थे। 10वां सवाल, स्लोवाकिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह मध्य यूरोप का एक देश है। दूसरा, ब्रातिस्लावा इसकी राजधानी है। तीसरा कथन, इसकी सीमा पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक गणराज्य से लगती है। बताना था कि कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर था, यानी सभी कथन सही थे। तो चलिए अब बात करते हैं आपसे कल पूछे गए अभ्यास प्रश्न के बारे में। प्रश्न था, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत महालेखा परीक्षक सरकार से स्वतंत्र हो गए। दूसरा कथन, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसके कार्यकाल के साथ की जाती है। तीसरा कथन, सीएजी के रूप में सेवानिवृत्ति या इस्तीफा देने के बाद वह व्यक्ति भारत सरकार या किसी भी राज्य के अधीन किसी भी पद को धारण करने के लिए पात्र नहीं रहता। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी केवल तीसरा कथन सत्य है। विश्लेषण देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वालों के परिवार के सदस्यों के लिए अनुग्रह राशि प्राप्त करने के फर्जी दावों पर चिंता जताई है। खंडपीठ ने इस मामले में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।
सीएजी भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। वे भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख और सार्वजनिक धन के मुख्य संरक्षक होते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक सरकार से स्वतंत्र हो गए, अतः कथन एक सही नहीं है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत की जाती है और सीएजी को 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसका कार्यकाल प्रदान किया जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। सीएजी के रूप में सेवानिवृत्त या इस्तीफा देने के बाद वह व्यक्ति भारत सरकार या किसी भी राज्य के अधीन किसी भी पद को धारण करने के लिए पात्र नहीं रह जाता है, इसलिए तीसरा कथन सही है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। तो चलिए आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। पीएम दक्ष योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक कौशल विकास योजना है। दूसरा, इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया है। तीसरा, केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य ही इस योजना के लिए पात्र हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पीएम दक्ष योजना के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी दी। पीएम दक्ष यानी प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही एक कौशल विकास योजना है, अतः कथन 1 सही है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, घुमंतू जनजातियों, कचरा बीनने वालों, हाथ से मैला ढोने वालों, समलैंगिकों और इसी तरह की अन्य श्रेणियों सहित स्वच्छता कार्यकर्ता भी इस योजना के लिए पात्र हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संरचनात्मक बेरोजगारी का वर्णन करता है? पहला ऑप्शन, यह ऐसे व्यापार चक्र का परिणाम है जिसमें मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ बेरोजगारी घटती है। दूसरा कथन, यह प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण होने वाला नौकरियों का नुकसान है। तीसरा कथन, बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल होने से उत्पन्न बेरोजगारी। और डी कथन, यह नौकरियों के बीच के समय के ऐसे अंतराल को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश में है या एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी शुरू कर रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी यह बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल होने से उत्पन्न बेरोजगारी है। विश्लेषण देखें। महामारी की पहली लहर के दौरान 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी दर में तेजी से वृद्धि हुई थी। भारत में बेरोजगारी के प्रकार, पहला है प्रच्छन्न बेरोजगारी, एक ऐसी घटना जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोग रोजगार में संलग्न होते हैं। अगला मौसमी बेरोजगारी, यानी ऐसी बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान होती है। अगली है संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल होने से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी। अगली है चक्रीय बेरोजगारी, यानी यह ऐसे व्यापार चक्र का परिणाम है जिससे मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ बेरोजगारी घटती है। अगली है प्रौद्योगिकीय बेरोजगारी, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण नौकरियों का नुकसान होना। अगले हैं असुरक्षित रोजगार, यानी इसका अर्थ है अनौपचारिक रूप से काम करने वाले लोग जिनके पास उचित नौकरी अनुबंध नहीं होता है, ना ही कोई कानूनी सुरक्षा होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में स्थानीय तापमान को निर्धारित करने के लिए रमन थर्मोमेट्री तकनीक का उपयोग किया जाता है। दूसरा कथन, रमन प्रकीर्णन परिघटना का उपयोग तापमान का पता लगाने के लिए किया जाता है। तीसरा कथन, सीवी रमन ने रमन प्रकीर्णन की खोज के लिए विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता। हमें बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। विकल्प हैं केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 और विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 1, 2 और 3। 16 मार्च 1928 को सीवी रमन ने बेंगलोर में वैज्ञानिकों की एक सभा में नए विकिरण की खोज की घोषणा की थी। रमन थर्मोमेट्री एक थर्मल कैरेक्टराइजेशन तकनीक है जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में स्थानीय तापमान को निर्धारित करने के लिए रमन प्रकीर्णन परिघटना का उपयोग करती है, अतः कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। रमन प्रभाव या रमन प्रकीर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में 1928 में प्रख्यात भौतिकी विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा खोजी गई एक घटना है।
1930 में उन्हें इस उल्लेखनीय खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला और विज्ञान के क्षेत्र में भारत के लिए यह पहला नोबेल पुरस्कार था। अतः कथन 3 भी सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों ही कथन सही हैं। अगला सवाल, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएपीए के तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाए जा सकते हैं। दूसरा कथन है, यूएपीए के तहत जमानत से इनकार करने के लिए अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में यूएपीए मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को जमानत दे दी। मूल रूप से 1967 में अधिनियमित यूएपीए को 2004 और 2008 में आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में संशोधित किया गया था। यूएपीए के तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाए जा सकते हैं। यह अपराधियों पर उसी तरह लागू होगा भले ही अपराध भारत के बाहर किसी विदेशी भूमि पर किया गया हो। अतः कथन 1 सही है। यूएपीए की धारा 43D(5) मामले के तहत जमानत से संबंधित है। यूएपीए के तहत जमानत से इनकार करने के लिए अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है। अतः कथन 2 सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। अगला सवाल, थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह थोक में बेचे और व्यापार किए जाने वाले सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। दूसरा कथन, इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तीसरा कथन, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-05 है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है केवल एक, केवल एक और दो, केवल 2 और 3, या फिर केवल 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला कथन सही है। थोक मूल्य सूचकांक थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेचे और व्यापार किए जाने वाले सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। अतः कथन 1 सही है। इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। इस सूचकांक के बारे में प्रमुख आलोचना यह की जाती है कि आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदती है। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2017 में 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। छठा प्रश्न, बाइनरी तारे यानी बाइनरी स्टार्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाइनरी तारे ऐसे 2 तारे हैं जो साझा द्रव्यमान केंद्र की परिक्रमा करते हैं। सर विलियम हर्शल ने इन दोहरे तारों के संदर्भ में सबसे पहले बाइनरी शब्द का इस्तेमाल किया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ऑप्शन है केवल एक, केवल 2, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। वैज्ञानिकों ने SVS-13 नामक एक बाइनरी तारा प्रणाली के चारों ओर 3 ग्रहीय प्रणालियों के गठन की पहचान की है। बाइनरी तारे 2 तारे हैं जो साझा द्रव्यमान केंद्र की परिक्रमा करते हैं। अतः कथन 1 सही है। चमकीले तारे को आधिकारिक तौर पर प्राथमिक तारे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि दोनों में से धुंधले तारे को द्वितीयक तारा कहा जाता है। 1617 में अपने साथी वैज्ञानिक के अनुरोध पर गैलीलियो गैलीली ने बिग डिपर के हैंडल के छोर पर अपनी दूरबीन को दूसरे तारे की ओर घुमाया तो उन्हें पता चला कि एक तारा 2 प्रतीत हो रहा था। अंततः इसकी संख्या 6 हो गई। 1802 में सर विलियम हर्शल ने इन दोहरे सितारों के संदर्भ में पहली बार बाइनरी शब्द का इस्तेमाल किया। अतः कथन 2 भी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। 7वां प्रश्न, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यानी USI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1870 में एक सैनिक विद्वान सर चार्ल्स मैकग्रेगर ने की थी। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री इस संस्था के उप संरक्षक हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ऑप्शन है केवल एक, केवल 2, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल 1। जनरल विपिन रावत के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया यानी UAI में दिवंगत चीफ ऑफ स्टाफ यानी CDS की स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस समर्पित की।
यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया की स्थापना 1870 में एक सैनिक विद्वान कर्नल, जो बाद में मेजर जनरल बने, सर चार्ल्स मैकग्रेगर ने की थी, अतः कथन 1 सही है। तीनों सेना प्रमुख इस संस्था के उप संरक्षक हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसके प्रबंधन में 24 सदस्य, 10 पदेन सदस्य, 14 निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। सरकारी कार्यकारी समिति में एक अध्यक्ष और कम से कम 7 सदस्य होते हैं। ये सभी परिषद से चुने जाते हैं और परिषद द्वारा दिए गए नीति दिशा निर्देशों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। निदेशक इस संस्था का मुख्य कार्यकारी और उपरोक्त दोनों निकायों का सदस्य सचिव भी होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केवल 1। 8वां प्रश्न, डे लाइट सेविंग टाइम को स्थायी बनाने के प्रयास में सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट निम्नलिखित में से किस देश द्वारा पारित किया गया है? ऑप्शन है रूस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो अमेरिकी सीनेट ने एक ऐसा कानून पारित किया है जो डे लाइट सेविंग टाइम को स्थायी बना देगा। सीनेट ने सर्वसम्मति से S.623 पारित किया, जिसे सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट के रूप में जाना जाएगा। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी अमेरिका ने। अगला सवाल, गाडगिल रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जो अक्सर खबरों में रहती है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है शैक्षिक सुधार, संसदीय उत्पादकता, पंचायती राज या फिर पश्चिमी घाट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी पश्चिमी घाट। महाराष्ट्र से एनसीपी की राज्यसभा सांसद वंदना चव्हाण ने पश्चिमी घाट में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र का सीमांकन करने की तत्काल आवश्यकता का मुद्दा उठाया। पश्चिमी घाट एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल और एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र भी है, जिसे तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है। गाडगिल रिपोर्ट 2011 ने पूरे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित करने की सिफारिश की। चूंकि यह कई राज्यों से गुजरने वाली भूमि का एक बड़ा हिस्सा था, अतः इसे लागू करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट 2014 ने 56,825 वर्ग किलोमीटर के कम क्षेत्र की सिफारिश की, लेकिन इस रिपोर्ट पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर है। 10वां प्रश्न, यूरोपीय परिषद यानी काउंसिल ऑफ यूरोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी स्थापना 5 मई 1992 को हुई थी। दूसरा कथन, इसमें केवल यूरोपीय परिषद के सदस्य होते हैं। तीसरा कथन, परिषद का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। रूस ने घोषणा की है कि वह यूक्रेन पर अपने आक्रमण पर रूस को निष्कासित करने के लिए बढ़ते आह्वान के बीच यूरोपीय परिषद को छोड़ देगा। यूरोपीय परिषद लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा करना चाहती है और कानूनी, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देकर यूरोपीय एकता को बढ़ावा देना चाहती है। इस परिषद का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में है, अतः कथन 3 सही है। यूरोपीय परिषद की स्थापना 5 मई 1949 को 10 पश्चिमी यूरोपीय देशों, जिसमें बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं, इनके द्वारा की गई थी, अतः कथन 1 सही नहीं है। 1990 और 2007 के बीच रूस, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और यूक्रेन आदि को यूरोपीय परिषद में शामिल किया गया, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा कथन गलत हैं। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। गंगा डॉल्फिन की संरक्षण स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची के तहत सूचीबद्ध है। और दूसरा कथन, इसे IUCN की रेड लिस्ट के तहत गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब देना ना भूलें। आपसे मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ अगले सेशन में। शुक्रिया।